हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम साइंस के चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स अर्थात कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं क्या होती हैं, रिक्तिकाएं के बारे में। रिक्तिकाओं की खोज सबसे पहले गार्नियर ने किया था। रिक्तिकाओं की खोज सबसे पहले गार्नियर ने किया था, जैसे कि ये लिखा हुआ है इधर। रिक्तिकाओं की खोज गार्नियर ने किया था और इन्होंने बताया था कि रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर सेल में पाई जाती हैं रिक्तिकाएं। मल्टी सेलुलर के अंतर्गत हम क्या क्या आते हैं? एनिमल सेल आते हैं और प्लांट सेल दोनों आते हैं। और मल्टी सेलुलर के साथ में ये यूनिसेलुलर में भी पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर में आता है बैक्टीरिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि गार्नियर जी ने, जो गार्नियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिक्तिकाओं की खोज की थी, जिसे हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और वैक्यूल्स जो है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या तो एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। और मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय जीव नहीं, बहुकोशिकीय में, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय में आता है एनिमल सेल आता है, प्लांट सेल आता है। बहुकोशिकीय में एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल को क्या बोलते हैं हम? जंतु कोशिका, ठीक है। और प्लांट सेल को हम बोलते हैं पादप कोशिका। हमने क्या बताया कि वैक्यूल्स की खोज गार्नियर जी ने की थी। वैक्यूल्स इन्होंने बताया एनिमल से मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में ये वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अब ये वैक्यूल्स कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल हमने बताया। और बात आती है कि जो वैक्यूल्स होती हैं, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इन दोनों में सबसे बड़ी किस्में होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्यूल्स होती क्या है। वैक्यूल्स, जैसा कि हिंदी से आपको नाम से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, रिक्तिकाएं। अब रिक्तिकाओं की मतलब जो खाली स्पेस होती हैं, जो सेल होती हैं, जैसे ये सेल हो गई, ये सेल के अंदर बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। अब सेल के अंदर कहीं पर जो खाली स्पेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, इसी को बोलते हैं रिक्तिकाएं। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है, उसी को हम रिक्तिकाएं बोलते हैं या वैक्यूल्स बोलते हैं। अब बात आती है कि जो ये वैक्यूल्स होती हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल, इन दोनों में से किस में ज़्यादा होती हैं? ज़्यादा मतलब किस में बड़ी होती हैं? तो प्लांट सेल में लार्जेस्ट होती हैं और स्मॉलेस्ट एनिमल सेल में होती हैं। यानी कि जंतु कोशिकाओं में ये वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं जो हैं वो छोटी होती हैं, जबकि प्लांट सेल या पादप कोशिका में ये रिक्तिकाएं जो हैं बड़ी होती हैं, ठीक है। इसको मैं आगे रफ कर रहा हूं जरा। अब देखो, बात आती है कि इनका काम क्या है। जो वैक्यूल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, प्लांट सेल के अंदर बात करें तो पेड़ पौधे हो गए, प्लांट में आते हैं पेड़ पौधे। अब देखो, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, वो अपना क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे यानी प्लांट अपना क्या है, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें नहीं निकल पाती हैं। आप बताओ, सूर्य की किरणें नहीं निकल पाएंगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे करेंगे? इसलिए जो वैक्यूल्स होती हैं, जो रिक्तिकाएँ होती हैं, कुछ दिनों के लिए जो भोजन होता है, पेड़ पौधों का जो भोजन होता है, उसको वहाँ पर स्टोर करके रखती हैं। ये बात आती है कहाँ पर? प्लांट सेल के अंदर। ऐसे ही क्या होता है ह्यूमन बॉडी में देखो, अब कोई भी ह्यूमन हो गया या कोई लड़का लड़की XYZ कोई भी हो गया, अगर कभी कभी ये होता है कि मम्मी पापा से गुस्सा हो गए, लड़का लड़की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से क्या हो गए, गुस्सा हो गए, या कुछ भी कारणों से, या स्कूल में डांट ज़्यादा खिल गई बच्चों को, घर में आए गुस्से के कारण खाना नहीं खाए, या बच्चों को बोल दो कि बेटा पढ़ाई कर ले, तो उतने में बच्चे गुस्से हो गए, खाना नहीं खाए। तो अब जब बच्चे खाना नहीं खाएंगे या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव जब खाना नहीं खाएगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो आगे अगले दिन काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो सेल होती हैं, सेल में जो खाली स्पेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स, वो वैक्यूल्स क्या करती हैं, जो एनर्जी होती है, एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं कि जब अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, कारणवश खाना नहीं मिल पाया, या कहो हम ऐसी परिस्थिति में है कि हम कहीं ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि हमको खाना नहीं मिल पा रहा है या भोजन नहीं मिल पा रहा है। जब हम भोजन करेंगे नहीं तो हमको एनर्जी आएगी कहाँ से? जब हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो ये वैक्यूल्स होती हैं, वो उन सब परिस्थितियों के कारण ही, या इन परिस्थितियों को देखने के कारण ही, या बॉडी के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं उन ऊर्जा को या उन एनर्जियों को अपने पास स्टोर करके रखती हैं। किस फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं? ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं। और जबकि यहाँ पर जो प्लांट में है, ये जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रहती है? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट के अंदर एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, जबकि ह्यूमन बॉडी में एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। अब स्टोर कौन करता है? वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो वैक्यूल्स जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वैक्यूल्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। वैक्यूल्स हमने क्या बताया? दो प्रकार की होती हैं। इसके दो प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है परिपक्व, अपरिपक्व, और दूसरा होती हैं परिपक्व। परिपक्व में वो ऐसे आते हैं, देखो अपरिपक्व में देख लो आप, ये एक सेल हो गई, ठीक है। अब सेल में बहुत सारी ये छोटी छोटी क्या हैं, छोटी छोटी ये हैं वैक्यूल्स सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये तब है ये जब ये इन सेल का निर्माण हुआ था, यानी कि जो सेल होती हैं, जब सेल स्टार्ट हुई थी बनना या बनी हुई थी मगर पूरी तरह से वो नहीं बन पाई थी, तब उस सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे क्या थी, रिक्तिकाएँ थी। लेकिन जब सेल बन गया ठीक से तब उसमें ना बहुत छोटे छोटे नहीं पाए जाते, तब उसमें ना बड़े बड़े रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और ठीक है, हमने क्या बताया, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पाए जाते हैं, इसमें बड़े बड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं, ये मिल करके एक बन जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं तो ऐसे बड़े बड़े बन जाते हैं रिक्तिकाएँ। तो अब बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कोशिका है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें रिक्तिका ज़्यादा होती है। अगर एग्जाम पे दे दिया कौन सी कोशिका है जिसमें रिक्तिका या वैक्यूल्स ज़्यादा होती है, तो आप क्या बताओगे कि अपरिपक्व कोशिका जो होती हैं, उसमें रिक्तिकाएँ जो हैं या वैक्यूल्स जो हैं ज़्यादा होते हैं, जबकि परिपक्व में
रिक्तिकाएं क्या है, कम होती। अभी हमने बताया ना यहाँ पर जब अपरिपक्व होती हैं कोशिकाएं तो उसमें रिक्तिकाएं ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। मगर जब परिपक्व हो जाते हैं वही सेल या वही कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं, पूरी तरह से बन जाती हैं या पूरी तरह से उन सेल का निर्माण हो जाता है, तब उसमें जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं थीं, वो छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिल करके एक बड़ी रिक्तिकाओं का निर्माण करें। जैसे ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप 4 ही रिक्तिकाएं दिख रही हैं। तो ये क्या है, परिपक्व, और ये क्या थी, अपरिपक्व। इसमें बहुत सारी रिक्तिकाएं थी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि अपरिपक्व कोशिकाएं होती जो हैं, जो अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि परिपक्व कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है। ऐसा क्यों होता है ये हमने भी समझाया, ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी हमने बताया था रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स किस में पाई जाती हैं। हमने बताया प्लांट सेल और एनिमल सेल, और इसके साथ में हमने क्या बताया था, बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों में पाई जाती है। अगर एग्जाम में आता है कि मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर, इनमें से किस में रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, इन दोनों में, मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। क्लियर है? जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन, जो प्लांट सेल का आयतन होता है, उस आयतन में 90% जो होता है ना, 90%, उस आयतन का 90%, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के आयतन का 90% जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। क्लियर है? हमने क्या बताया, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो प्लांट सेल यानी कि कोशिका के आयतन का 90%, कोशिका के आयतन का 90% जो होता है वो रिक्तिकाएं होती हैं। ये जो कोशिका का आयतन जो होता है वो 90% रिक्तिकाओं से ही बना होता है। मतलब इतना स्पेस बीच में होता है जहाँ पर वो अपना फूड स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको हम रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। अभी हमने बताया, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के साथ साथ हमने बताया था यूनिसेल्युलर, यानी कि एक मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर के अंतर्गत क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों। तो यहाँ लिख दूँ मैं मल्टीसेल्युलर, और यहाँ पर यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या आता है, अमीबा। हमने ही बताया था ना, अमीबा या बैक्टीरिया, क्या बताया था, बैक्टीरिया। जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। ये इस बैक्टीरिया के अंदर जो क्या होता है, रिक्तिकाएं होती हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं, वही रिक्तिकाएं क्या करती हैं, बैक्टीरिया में खाना पचाने का काम करती हैं। वही रिक्तिकाएं उसमें हर कुछ का काम रिक्तिकाएं करती हैं। सेल जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो सेल पाए जाते हैं, उन सेल में जो रिक्तिकाएं होती हैं, वही रिक्तिकाएं इसमें खाना पचाने का काम करती हैं। अब बात आती है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर खाना कौन पचाता है, खाने का पाचन कहाँ से होता है, मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर के पूर्ण रूप से पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है पूर्ण रूप से। क्लियर है? अब हमने क्या पढ़ाया अभी तक, उसके बारे में हम थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्तिकाएं क्या होती हैं, हमने बताया रिक्तिकाएं वो सेल के अंदर खाली स्पेस होता है जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं, या चाहे प्लांट सेल में हो या ह्यूमन बॉडी में हो या बैक्टीरिया में हो, कहीं पर भी होता है। ये जो रिक्तिकाएं होती हैं फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है,
जिससे कि जब हमको भोजन ना मिल पाए, किसी कारणवश भोजन ना मिल पाए, तो वो जो फूड स्टोर करके रखती हैं उन फूड का वो उपयोग कर सकें। ठीक है, हमने बताया कैसे जब कभी यह ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बाहर हों, खाना नहीं मिल पा रहा हो, तो इसके बावजूद, खाना ना खाने के बावजूद 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाते, इसके बावजूद हम क्या है लगातार कार्य कर सकते हैं या काम कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ है जो रिक्तिकाएँ होती हैं फूड को स्टोर करके रखती हैं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में कभी ऐसा हो गया कि हम खाना नहीं खा पाए, इसके बावजूद हमको काम करना पड़ रहा है या काम करना बहुत ज़रूरी है, तो हम काम कर भी लेते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो बॉडी के अंदर सेल में जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो फूड को स्टोर करके रखती हैं। अब बात आती है रिक्तिकाओं की खोज किसने की थी? तो हमने बताया था रिक्तिकाओं की खोज गार्नियर ने की थी। ठीक है, गार्नियर ने बताया था जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया, इन तीनों में पाई जाती हैं। इन्होंने ये भी बताया जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में भोजन का पाचन कौन करता है? ये वैक्यूल्स ही करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया, जो प्लांट सेल होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्लांट सेल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सूर्य के प्रकाश नहीं निकल पाता, जिस कारण से खाना नहीं बना पाते, और जब खाना नहीं बना पाते जो फूड स्टोर करके रखे होते हैं वैक्यूल्स, उन फूड का ये यूज कर लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने बताया था ह्यूमन बॉडी में हमने बताया कि दो कोशिकाएँ होती हैं। नहीं, ह्यूमन बॉडी में हमने बताया था कि यही प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में होती है। इसके बाद हमने बताया है कि जो वैक्यूल्स होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है परिपक्व और दूसरा होती है अपरिपक्व। परिपक्व को बोलते हैं मैटर और अपरिपक्व बोलते हैं इनमैटर। ठीक है, हमने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी में जो भोजन का स्टोर होता है या फूड का स्टोर करके रखती हैं, उनको किस फॉर्म में रखती हैं? एटीपी के फॉर्म में, एटीपी। जबकि प्लांट के अंदर जो है भोजन या जो फूड का स्टोर करती हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करके रखती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो इसके आगे हम बढ़ें। इसको रफ कर दिया जाए। अगला टॉपिक लिखोगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, हिंदी में इसको बोलते हैं गोल्जी काय। ठीक है, अब एक गोल्जी काय क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज, जो गोल्जी बॉडी होती है इसकी खोज गोल्जी कैमिलियो, इनका नाम था कैमिलियो गोल्जी नाम था इनका। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी। इन्हीं के नाम पर क्या नाम रख दिया गया? कैमिलियो गोल्जी। क्लियर है? इन्होंने 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में इसकी खोज की थी कि इन्होंने बताया जो गोल्जी काय होता है कोशिका में केंद्रक के पास स्थित होते हैं। कोशिका होती है, ये होती है कोशिका यानी सेल। ठीक है, अब ये सेल के अंदर ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसको लिख दो पहले यहाँ सेल, और इसको लिख लो इधर न्यूक्लियस। जो यहाँ पर देखो ऐसे स्पेस होती है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या नाम देते हैं? गोल्जी काय। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गोल्जी बॉडी। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये जो बना हुआ जो न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। जो बाहर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है? गोल्जी काय। क्लियर है?
अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय का जो भाग होता है, जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल हो गया। अब यहाँ पर एक लेयर होती है, हम बताए थे ना, कोशिका झिल्ली। कोशिका यानी सेल के बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्लियर है। अब मैं क्या बोलूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लिख दूँ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। या हिंदी से इसको बोल दिया जाए, हिंदी में लिखोगे केंद्रक, इसको हिंदी में लिखेंगे क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, और इसको बोलते हैं कोशिका, और ये लिखा हुआ है गोल्जी काय। क्लियर। अब जिसका हिंदी नाम है उसका मैं हिंदी नाम बताऊंगा, जिसका हिंदी नाम नहीं है मैं उसका हिंदी नाम नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के पास में जो गोल्जी काय का जो भाग, गोल्जी काय का जो भाग कोशिका झिल्ली के पास में होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफेज। इसको नाम क्या देंगे हम, ट्रांसफेज। और जो न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये हम सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। क्लियर है। हमने क्या बताया इसका नाम, देखो ये एक सेल बना हुआ, जो बड़ा सा पार्ट है, जो डॉट डॉट बना हुआ, उसके अंदर जो बड़ा सा गोला बना है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका। उसके अंदर में जो ब्लैक कलर से जो बना हुआ उसको हम बोलते हैं सेल। जैसा कि हमने लिखा ये कोशिका, सॉरी इसको बोलते हैं हम सेल यानी कोशिका। जो छोटा सा बना हुआ उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। जैसे ये लिखा हुआ न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्लियर है। अब देखो, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो डॉट, रेड कलर से जो डॉट डॉट करके बनाया गया है राउंड में, उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्योंकि ये केंद्रक है तो केंद्रक के जो बाहर होगा, जो डॉट डॉट में जो लेयर पा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और हमने क्या बताया, ये सेल यानी कोशिका। तो सेल की एक बाहर लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के पास में, एक चीज़ पहले बोल दो, कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में जो पार्ट, जो कंपाउंड पाए जाते हैं, या ऐसा नहीं, गोल्जी काय कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में स्थित होते हैं। ऐसा लिखोगे, गोल्जी काय कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में स्थित होते हैं या पाए जाते हैं। क्लियर। आगे गोल्जी बॉडी का जो भाग सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के ये जो गोल्जी काय का जो भाग कोशिका झिल्ली के पास होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफेज। उसी के आगे नेक्स्ट, गोल्जी काय का जो भाग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास में होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सिस फेज। क्या नाम देते हैं, सिस फेज। और एक के ऊपर वाले को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफेज। क्लियर हुआ। हमने क्या बताया, हमने क्या नाम बताया, एक बार उसको मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे बना रहा हूँ वैसे आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। एक क्या बनाएंगे, ऐसा सबसे बड़ा सेल बनाएंगे। ठीक है, तो उसको नाम दे दो यहाँ पर सेल। हिंदी से लिख लेना, इसको बोलते हैं कोशिका। ये लिखा हुआ है।
अब सेल के अंदर एक क्या बनाओगे, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कोशिका, सॉरी, इसको बोलते हैं केंद्रक, और हिंदी में सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका। अब हमने बताया कि सेल की एक लेयर होती है, सेल की एक लेयर होती है जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल के बाहर में एक डॉट डॉट करके लेयर बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पता चलेगा क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये सेल के बाहर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी एक लेयर होती है, न्यूक्लियस के बाहर में भी एक लेयर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या नाम बताया मैंने, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्लियर। अब हमने बताया, अब इसके बाद बनाओगे क्या, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होती है यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसे शेप में बनी होती है। ठीक है, हमने बताया था गोल्जी काय के टूटने से ही क्या है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है, ऐसे हमने कुछ बताया था पिछली क्लास में, याद होगा शायद। तो हमने क्या बताया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये बाहर वाली दिख रहा है ना, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के पास में गोल्जी काय का जो भाग सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफेज। क्लियर है, क्या नाम देते हैं, ट्रांसफेज। दूसरा, गोल्जी काय का जो भाग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, CIS फेज। CIS फेज। क्लियर है। अब ये तो हमने बताया ये इनकी स्थिति, गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कब की थी, और ये इनकी स्थिति क्या होती है सेल के अंदर। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, मेन चीज़ ये है। अब देखो, मैं एक नया डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ अलग से। ये होता है सेल के अंदर ये होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन ऐसे घूमते रहते हैं, टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे फॉर्म में प्रोटीन घूमते रहते हैं, मतलब सेल के बाहर, सेल में न्यूक्लियस के बाहर बहुत से प्रोटीन छोटे छोटे ऐसे होते हैं। ठीक है, अब उन प्रोटीनों को एकत्रित करके जिस भी पार्ट को, बॉडी में जिस पार्ट को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उस पार्ट को गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी बॉडी जो है, उस प्रोटीन को क्या करता है, बंडल के रूप में बना देता है, यानी पैकिंग का कार्य करता है। अब देखो, आप लोग घर में देखोगे कि आप लोग स्टूडेंट हो या और भी कुछ देख लो घर में या कहीं भी, कोई भी घर में छोटा छोटा सामान होता है। ठीक है, जो छोटा छोटा सामान होता है ऐसे ऐसे बिखरा पड़ा होता है, कहीं ये कहीं वो कहीं ये ऐसा, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको जो सामान एक साथ में हम रख सकते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जितना उसको एक साथ में पैकिंग कर देते हैं, ऐसे पैकिंग कर देते हैं, कट्टे में, बोरी के अंदर या थैले के अंदर ऐसे बना के रख देते हैं। तो वैसा ही जो है गोल्जी काय है या गोल्जी बॉडी है, वो क्या काम करता है, प्रोटीन की पैकिंग करने का काम करता है, कौन, गोल्जी काय। इसका काम क्या है, प्रोटीन की पैकिंग करने का काम। ये कोशिका के अंदर, क्या बोल सकते हो, कोशिका के अंदर
कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या पैकिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। क्लियर है? अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। जैसे इनको, ये प्रोटीन है, इनको क्या है, पैकिंग करके एक साथ बंडल के फॉर्म में बना करके रख देगा। ठीक है, बंडल के फॉर्म में बना के रख देगा। ये क्या है? ये सेल। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या होते हैं? इनको बोलता हूँ, मैंने क्या बोला? प्रोटीन। इन प्रोटीन को बंडल के फॉर्म में बना करके पैकिंग करने का काम करता है। अब ये जब प्रोटीन बन जाती है तो ये प्रोटीन कैसे जाती है? हमने बताया था जो आरएनए होता है, आरएनए बताया था, ये 3 टाइप से हमने बताया था, mRNA, tRNA और स्मॉल rRNA बताया था। जब प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन को ट्रांसफ़र कौन करता है? tRNA के द्वारा उस प्रोटीन का क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग में पहले बार पढ़ा चुका है। क्लियर है? अब तो हमने बता दिया इसका कार्य क्या है। अब इसके आगे एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है कि गोल्जी कैच जो है उसको एनिमल सेल में किस नाम से जानते हैं और प्लांट सेल में किस नाम से जानते हैं? तो गोल्जी कैच को क्या नाम देते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया भी नाम से जानते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। एनिमल सेल में गोल्जी कैच को क्या नाम देते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। जबकि प्लांट सेल के अंदर टिक्टियो ने डिक्टियो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। डिक्टियोसोम्स, क्रोमोसोम्स होता है वैसे ही डिक्टियोसोम्स। अब इसको प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में हम क्या नाम देते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हो गई है, गोल्जी कैच को एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी कैच को या गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, हमने क्या नाम बताया? एक बार जो हमें बताया उसको हम रिवाइज करा देते हैं। गोल्जी कैच की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, 1898 में की थी इन्होंने। इसके बाद हमने क्या बताया? इसके बाद स्ट्रक्चर बताया था हमने। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर बताया था कि गोल्जी कैच जो है, जो गोल्जी बॉडी होता है वो सेल के अंदर कहाँ पर उसकी स्थिति होती है। ठीक है, तो हमने ये सेल के अंदर बनाया था। ठीक है, हमने बनाया जो सबसे बड़ा ब्लैक कलर का जो पार्ट है वो क्या है? सेल है। ब्लैक कलर के अंदर जो छोटा सा ब्लैक कलर का जो पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस के बाहर जो राउंड में रेड कलर से बना डॉट डॉट में उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो ब्लैक कलर का जो यानी सेल है, सेल के बाहर जो लेयर बनी हुई है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब ये जो रेड कलर का बना है इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी कैच। और यही गोल्जी कैच का जो सबसे ऊपरी भाग होता है यानी कि बाहरी भाग, या बोला जाए कि गोल्जी कैच का वह भाग जो सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस बोलते हैं। और गोल्जी कैच का जो पार्ट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस फेस, CIS फेस। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या बताया, गोल्जी काय को प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, जबकि एनिमल सेल में लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्लियर है। और दूसरा हमने क्या बताया, गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर है, इसको रब कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग में लिखोगे आप, अंतःप्रदव्यी जालिका, अंतःप्रदव्यी जालिका, जिसे हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ER, उसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में ER। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है अंतःप्रदव्यी जालिका, अंतःप्रदव्यी जालिका। क्लियर है, हिंदी में बोलते हैं इसको। अब सबसे पहली बात आती है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज पोर्टर ने की थी। पोर्टर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, जबकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्व यानी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अंतःप्रदव्यी जालिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गार्नियर ने। सबसे पहले किसने बताया था? गार्नियर ने। लेकिन खोज सबसे पहले बताया था, लेकिन नाम क्या आता है? खोज किसने किया? पोर्टर ने। इसलिए क्योंकि जो गार्नियर थे, इन्होंने जो इसके बारे में बताए थे, लेकिन वो पूरी तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। परंतु जब बाद में जो पोर्टर नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया? इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस कारण से पोर्टर को क्या बोलते हैं? ER की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। क्लियर है? यह अब बात आती कि ये इनकी स्थिति क्या होती है सेल के अंदर इनकी स्थिति क्या होती है? ये देखिए, एक सेल हो गया, ये हो गया सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर इसको पहले वाले पार्ट को लिख लो सेल, इसको हिंदी में लिख लो कोशिका। आप जितनी बार लिखोगे नाम हिंदी और इंग्लिश से उतना ही अच्छा रहे, क्योंकि आपको भूलेगा नहीं। वरना आप एक बार लिख दो, दूसरी बार हिंदी में इंग्लिश से नाम भूल जाओ। ठीक है, और जितनी बार मैं बना रहा हूँ डायग्राम, उतनी बार आप लोग डायग्राम बनाइए, जिससे आपको क्या लगेगा कि समझने में और पढ़ने में इजी हो जाएगा। आप एक बार जब आप दोबारा अपने नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको ना वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हुआ? सेल। अब सेल के अंदर हमने क्या बताया? सेल के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या बनाया हमने? न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक में दोनों तरफ ऐसे, केंद्रक में दोनों तरफ इस टाइप से क्या होता है? एक झिल्ली होती है, या जिसे बोला जाए जाल टाइप का होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ER। इसी को हम क्या बोलते हैं? ER। ठीक है, यहां पर कुछ अंदर दिख पा रहा है? हमने क्या बताया? इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पोर्टा ने की थी। उनकी स्थिति बताया, सेल के अंदर कहाँ होती है, ये हमने बताया। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अगल बगल में जो है, अगल बगल में ये ER होते हैं, मतलब एक जाली होती है, जाली, ठीक है। अब ये जाली न्यूक्लियस के बाहर अगल बगल जुड़ी हुई होती है। अब जो ER होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ER जो हैं दो प्रकार के होते हैं। ER दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रफ ER, रफ ER होता है, और दूसरा होता है स्मूथ, स्मूथ ER होता है। रफ ER को बोलते हैं हिंदी में खुरदुरा, खुरदुरा, खुरदुरा अंतः प्रदव्यी जालिका। क्या हमने नाम बताया? हिंदी में नाम क्या बताया? खुरदुरा अंतः प्रदव्यी जालिका, हिंदी में नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ को चिकनी चिकनी अंतः प्रदव्यी जालिका। अभी हमने बताया कि ER की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? गार्नियर ने किया था। और इसके बाद हमने बताया ER की स्थिति क्या है सेल के अंदर, ये बताया। अब इसके बाद हमने बताया अभी कि ER जो है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं हमने बताया, SER, दूसरा बताया RER। RER क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं, R का मतलब होता है रफ और ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो RER यानी कि खुरदुरा, R का मतलब होता है रफ, रफ ER, तो उसको हिंदी में बोलते हैं खुरदुरा अंतः प्रदव्यी जालिका। और SER जो होता है जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतः प्रदव्यी जालिका। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें अंतः प्रदव्यी जालिका, सॉरी, चिकनी अंतः प्रदव्यी जालिका यानी स्मूथ ER और रफ ER कौन सा है? ठीक है, तो अब देखो, जो स्मूथ ER होता है, स्मूथ ER वो ER होता है जो क्या है, न्यूक्लियस जो होता है, सॉरी, सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है। जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के ज़्यादा पास में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? SER। और जो न्यूक्लियस के पास में होता है, जो न्यूक्लियस के पास में होता है, देखो ये दूर है ना, ये दूर है, ये वाला खुरदरा मतलब ये थोड़ा पास में ये, ठीक है, इसलिए इसको हम खुरदुरा बोलते हैं। और ये जो है ये दूर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? SER। और जो पास में होता है उसको नाम क्या देते हैं? पास वाले को हम क्या नाम देते हैं? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं? खुरदुरा अंतः प्रदव्यी जालिका, चिकनी अंतः प्रदव्यी जालिका। क्लियर है? हमने क्या बताया अभी कि जो ER है, ER दो प्रकार के होते हैं, एक होता है SER, दूसरा होता है RER। SER क्या होता है? SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको बोलते हैं खुरदुरा अंतः प्रदव्यी जालिका, जबकि SER को हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतः प्रदव्यी जालिका। अब जो SER होता है, SER जो होता है, सेल होती है, सेल की SER सेल के मेम्ब्रेन के पास में जो होता है, सेल के मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है वो होता है SER, और जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होता है उसको बोलते हैं SER। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब देखो, जो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक झिल्ली, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में भी क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है।
और ऐसे हमने क्या बताया था, यहाँ सेल होती है, सेल में भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कहाँ होती है, सेल के बाहर, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका झिल्ली। और जो न्यूक्लियस में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक झिल्ली के पास में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, RER। जो केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली के पास में होता है उसे SER बोलते हैं। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली के पास RER होता है जबकि कोशिका झिल्ली के पास SER होता है। नेक्स्ट आगे लिखोगे, RER ज़्यादा स्थायी होते हैं क्योंकि RER केंद्रक के पास स्थित होते हैं जबकि SER केंद्रक से दूर होते हैं। इस कारण से RER ज़्यादा स्मूथ होते हैं जबकि SER कम स्मूथ होते हैं। सॉरी, जबकि RER ज़्यादा स्थायी होते हैं जबकि SER कम स्थायी होते हैं। क्लियर है। अब बात आती है जो RER जो होता RER है, RER में राइबोसोम पाया जाता है और जबकि SER में राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, मतलब जो प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम क्या है, तो प्रोटीन, राइबोसोम। इसके पहले हमने बताया था ना अब हाँ, इसके बाद हम आएंगे जब प्रोटीन के चैप्टर में आएंगे तब पढ़ाएंगे प्रोटीन क्या होता है। लेकिन हमने बताया था जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, जिसे हम जिसे हम क्या बोल रहे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, आप इस चीज़ का आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं। तो हम बता दें कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो बोल रहे थे जिसे हम, वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता था, प्रोटीन का स्टोर होती थी। प्रोटीन ATP के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर हो रहे थे, जिस कारण से हम उस सेल को हम क्या बोल रहे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे। क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे थे अभी यहाँ पर कि राइबोसोम जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है जबकि SER में राइबोसोम नहीं पाया जाता, क्योंकि RER जो होता है न्यूक्लियस के पास में होता है जबकि SER न्यूक्लियस से दूर होता है। इस कारण से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अर्थात चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। आगे लिख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदुरा अंतःप्रदव्य जालिका प्रोटीन के निर्माण और संश्लेषण में सहायक होती हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका अर्थात SER वसा के संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्लियर है। हमने बताया कि ये वसा के संश्लेषण में और ये प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन का निर्माण करने में और संश्लेषण करने में, दोनों में सहायक होते हैं, जबकि ये वसा का क्या करता है, SER क्या वसा का संश्लेषण करता है। बस अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ER होता है ये किस में पाया जाता है। तो ER जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ER प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। क्लियर है। एक बार इसको मैं रिवीजन करा दूं। एंडोप्लाज्मिक, ER का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
यार हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जाली का। इसकी खोज पोर्टर ने की थी, जबकि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व गार्नियर ने किया था।